हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर में सबसे पहले आपको बताएंगे जहां पर जंग पर भारी डिप्लोमेसी, इजराइल हमास वार के बीच आखिर क्या प्लान बना रहा अमेरिका, रशिया, चीन और ईरान। जी हां दोस्तों, अमेरिका को धमकी देने के बाद अचानक चीन पहुंच गए व्लादिमीर पुतिन और आज अचानक बाइडेन इजराइल जा रहे हैं ताबड़तोड़ गोलियों के बीच। जी हां, जान को खतरे में डालने के बाद भी एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे जहां इजराइल का सबसे बड़ा दावा, हमास के सबसे बड़े नेता इस्माइल हानिया के घर इजरायली सेना का एयर स्ट्राइक, भाई भतीजे समेत 14 को मार दिया गया। साथ ही साथ 2000 अमेरिकी सैनिकों को बॉर्डर पर अलर्ट कर दिया है। साथ ही साथ दोस्तों बताएंगे जहां पर अचानक पाकिस्तानी वायुसेना करने जा रही बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास, यूएई सहित इन 14 देशों का मिला साथ। आखिर क्या है इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे कैसे कांग्रेस ही नहीं मानते हैं कि राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं। जी हां दोस्तों, तो बने का वीडियो अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है और भारतीय सेना पूरे विश्व में नंबर 1 बेहतरीन सेना है, तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर क्या महाजंग की है तैयारी। अमेरिका को धमकी देने के बाद चीन पहुंच गए व्लादिमीर पुतिन, जो बाइडेन अपनी जान को खतरे में डाल करके पहुंच रहे हैं इजराइल। आखिर क्या है पूरा माजरा आपको बता दें। इजराइल और हमास के युद्ध से दुनिया में बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। एक तरफ मुस्लिम देश हैं जो इजराइल के खिलाफ अब खुलकर आ रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भी सब कुछ काम छोड़कर बुधवार को यानी आज इजराइल के दौरे पर आ रहे हैं, वो भी तब जब हमास हमले कर रहा है और खतरा है इन सब के बीच। चीन और रशिया के शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष बीजिंग में BRI सम्मेलन के दौरान मुलाकात करने जा रहे हैं। इजराइल की गाजा में चल रही कार्रवाई की चीन और रशिया दोनों ने ही आलोचना की और सीज फायर के लिए कहा है। इस पूरे घटनाक्रम से दुनिया में शक्ति संतुलन बदलता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अमेरिकी मीडिया का दावा है कि बाइडेन इजराइल को हमास के हमले के बाद अमेरिका का समर्थन दिखाने के लिए तेल अवीव की यात्रा पर जा रहे हैं। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी कहते हैं कि बाइडेन का इजराइल दौरा केवल समर्थन दिखाना ही नहीं, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के पश्चिमी एशिया के असफल दौरे के बाद अब बाइडेन अपनी यात्रा से यह कोशिश कर रहे हैं कि क्षेत्रीय युद्ध नहीं भड़कने पाए और गाजा में मानवीय संकट न पैदा हो। लेकिन आपको बता दें कि आखिर इजराइल हमास वार के बीच क्या प्लान बना रहे हैं अमेरिका, रशिया, चीन और ईरान। इजराइल और हमास की जंग अब थमती नजर तो आ रही है, लेकिन कूटनीति का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन की चीन यात्रा और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का इजराइल विजिट इसका सीधा इशारा कर रहा है। जंग के बीच कई देशों के प्रमुख अपने हितों की योजना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कूटनीति किस कदर हावी हो रही है इसे एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले बात रशिया की करते हैं। यूक्रेन के साथ जंग लड़ने वाला रशिया भले पूरे घटनाक्रम में इजराइल के साथ खड़ा नजर आया है, लेकिन उसने खुलेआम फलस्तीन आतंकी समूह हमास की निंदा की है। हमास को लेकर अपना रुख साफ नहीं किया है। ईरान और हमास के रिश्ते कैसे हैं ये जग जाहिर है। अघोषित तौर पर ईरान के हमास को सपोर्ट करने की बात पहले भी सामने आ चुकी है। वो लगातार हमास का पक्ष ले रहा है। ईरान रशिया का सहयोगी देश है, यही वजह है कि रूस हमास के खिलाफ बोलकर ईरान से अपने रिश्ते खराब करना नहीं चाहता। तो वहीं अमेरिका अपने मित्र देश इजराइल के साथ खड़ा नजर आ रहा है, लगातार इजराइल को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। अमेरिका ने मदद के लिए अपने दुनिया का सबसे पावरफुल वॉरशिप को पूर्वी भूमध्य सागर में उतार दिया है। जी हां, अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ऐसा फैसला इसलिए लिया गया है ताकि इजराइल और हमास की जंग के बीच हिजबुल्लाह और ईरान फायदा ना उठा सके। जी हां दोस्तों, यानी कि लगातार ये एक दूसरे के फायदे और घाटे के लिए कदम उठाते नजर आ रहे हैं दोस्तों। लेकिन हमास और इजराइल के बीच युद्ध पर कोई भी कदम नहीं उठा रहा है कि इनके बीच युद्ध या तो शांत हो या फिर भड़के, तो कहीं ना कहीं जाकर के युद्ध खत्म हो। लेकिन ये बाकी देश एक दूसरे के फायदे और घाटे को देख करके कदम उठा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बड़ी खबर बता दे, जहां हमास के सबसे बड़े नेता इस्माइल हानिया के घर इजरायली सेना का एयर स्ट्राइक, भाई भतीजे समेत 14 को मार गिराया गया। इजराइल का सबसे बड़ा दावा। जी हां, हमास और इजराइल के बीच जंग 11वें दिन जारी है। इजराइल में 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से इजरायली सेनाएं गाजा पर लगातार बम बरसा रही हैं। दोनों तरफ से मिलाकर अब तक कुल इस जंग में 3200 से ज्यादा लोग जाने गंवा चुके हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच जो सबसे बड़ा दावा किया जा रहा है इजराइल के द्वारा वो है ये है कि इजराइल ने हमास के निर्वासित राजनीतिक नेता इस्माइल हानिया के गाजा स्थित घर पर हमला किया, जिसमें 14 लोग मारे गए हैं। ये सभी इस्माइल हानिया के घर के लोग हैं। हानिया के भाई और भतीजे की कथित तौर पर हमले में मौत हो गई है। इजराइल की तबाही का ख्वाब देखने वाला इस्माइल हानिया 2017 से हमास का सर्वोच्च राजनीतिक नेता था। हमास में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च इकाई शूरा
परिषद ने 2021 में उसे दोबारा 4 साल के लिए चुना था। अब ऐसे में इजराइल का इस्माइल हानिया पर हमला और उसका खात्मा कहीं ना कहीं इजराइल के लिए बहुत बड़ा फायदे का सौदा हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि 2000 अमेरिकी सैनिक बॉर्डर पर अलर्ट हो चुकी हैं। जी हां, इजराइल और हमास के बीच बढ़ते संघर्ष को देखते हुए अमेरिकी सेना ने अपने 2000 सैनिकों को अलर्ट पर रखा है। अमेरिका के रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन की ओर से मंगलवार को यह सबसे बड़ी जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि यूएस के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कर्मियों और कई यूनिट्स को तैयार रहने का आदेश दिया है ताकि वे मध्य पूर्व में बदलते सुरक्षा माहौल पर तुरंत प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो सके। अमेरिकी मीडिया की ओर से बताया गया है कि सैनिक मेडिकल सहायता और विस्फोटकों से निपटने जैसी सहायक भूमिकाएं निभाएंगे। हालांकि ये भी साफ नहीं किया गया है कि फिलहाल किसी भी बल को तैनात करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अचानक पाकिस्तानी वायुसेना करने जा रही बड़ा युद्ध अभ्यास, यूएई सहित इन 14 देशों का मिला पाकिस्तान को साथ। लेकिन अचानक पाकिस्तानी वायुसेना क्यों कर रही है ये बड़ा युद्ध अभ्यास? दोस्तों आपको बता दें, पाकिस्तान में 14 देशों का जुटान हुआ है और वो भी एक बड़े युद्धाभ्यास के लिए। दरअसल PAF यानी पाकिस्तान की वायुसेना द्वारा अपने एक परिचालन अड्डे पर आयोजित एक युद्ध अभ्यास में चीन और सऊदी अरब सहित 14 राष्ट्रों की वायुसेना इकाइयां हिस्सा ले रही हैं। इस युद्धाभ्यास के जरिए PAF का मकसद अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना है। मीडिया खबरों में ये जानकारी दी गई है। दरअसल रविवार से शुरू हुए इस हवाई अभ्यास में अजरबैजान, बहरीन, चीन, मिस्र, जर्मनी, हंगरी, इंडोनेशिया, ईरान, इटली, कुवैत, मोरक्को, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरबिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और उज्बेकिस्तान हिस्सा ले रहे हैं। माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान इस युद्धाभ्यास से दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहता है। वो बताना चाहता है कि हम भी अस्तित्व में बैठे हैं, हमारा भी कोई एग्जिस्टेंस है। दोस्तों पाकिस्तान को पता है कि पूरी दुनिया ये मान चुकी है कि पाकिस्तान होते हुए भी इस दुनिया में नहीं है। पाकिस्तानी समा टीवी की खबर के मुताबिक यह अभ्यास पाकिस्तान के वृहद हवाई युद्ध अभ्यासों में से एक है और इस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के साथ साथ अपनी हवाई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए PAF की प्रतिबद्धता को साकार करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान इतना बड़ा युद्धाभ्यास आयोजित कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान कितनी भी बड़ी युद्धाभ्यास कर ले, भारत के सामने वो हमेशा बच्चा ही रहेगा? तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा और कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां भारत से हार पर बौखलाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ICC से लगाई गुहार, एक नहीं 2 शिकायत कराई दर्ज। जी हां दोस्तों, भारत में खेले जा रहे ICC वनडे वर्ल्ड कप में खेलने पहुंची पाकिस्तान की टीम को शुरुआत से ही परेशानी हो रही है। टीम के खिलाड़ी खुश हैं और भारत में किए जा रहे अतिथि सत्कार की तारीफ की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अलग ही चाल चल रही है। बोर्ड की तरफ से भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले और उनको पत्रकारों को लेकर वीजा पॉलिसी पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से शिकायत किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात तमाम फैंस तक पहुंचाई है। पोस्ट में लिखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC के सामने एक और विरोध दर्ज कराया है, जो भारत में जारी ICC वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान के पत्रकारों और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस के लिए वीजा की पॉलिसी को लेकर है। जी हाँ, PCB ने एक शिकायत भी दर्ज कराई है जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से भारत और पाकिस्तान के बीच 14 अक्टूबर को खेले गए मुकाबले में किए गए गलत व्यवहार को लेकर है। अगर आपको पता है दोस्तों कि वो कौन से व्यवहार की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान को गलत लगी, आप लोग कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन पाकिस्तान को पता है कि वो लगातार हार रहा है और वो वहां से ट्रॉफी कतई भी नहीं लेकर जा सकता है और इसीलिए वो बौखलाहट में ये सब कदम उठाने की कोशिश कर रहा है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां क्या सऊदी ने इजराइल पर ले लिया बड़ा फैसला। क्राउन प्रिंस के महल से बेआबरू होकर निकले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। जी हाँ, इजराइल और हमास की जंग ने दुनिया को हैरत में डाल दिया है। पश्चिमी देश इजराइल के साथ हैं तो वहीं इस्लामिक और मुस्लिम अरब देश फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। इस जंग के बीच सऊदी अरब ने भी अपना अलग रुख अख्तियार कर लिया है। अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल के साथ जो डील होने वाली थी, सऊदी की वो डील भी फिलहाल ठंडे बस्ते में चली गई है। इजराइल के साथ दोस्ताना रिश्ते पर उसने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। तो वहीं जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन हाल ही में सऊदी क्राउन प्रिंस से मिलने रियाद पहुंचे तो उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा। इस घटनाक्रम को सऊदी की नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि पिछले हफ्ते अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब की यात्रा की थी। क्राउन प्रिंस के महल से उन्हें बेआबरू होकर बाहर निकलना पड़ा था। ब्लिंकन शाम के वक्त सऊदी क्राउन प्रिंस से मिलने पहुंचे थे। माना जा रहा था कि दोनों नेताओं की मुलाकात तभी हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ब्लिंकन को पूरी रात इंतजार करना पड़ा और तब कहीं जाकर अगली सुबह क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ब्लिंकन से मुलाकात की। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां अब ईरान ने इजराइल को दे दी बड़ी धमकी। कहा गाजा पर हमले नहीं
रुके तो जंग में मुस्लिमों को रोकना हो जाएगा मुश्किल। जी हाँ, इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग के बीच ईरान ने खुली चुनौती दी है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि अगर गाजा पट्टी पर बमबारी नहीं रुकी तो इजराइल को इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। उन्होंने नेतन्याहू को बदले की कार्रवाई के संकेत देते हुए कहा कि अगर इजराइल की ओर से जारी जंग को तुरंत नहीं रोका गया तो दुनिया भर के मुसलमानों और प्रतिरोधक ताकतों को कोई रोक नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि इजराइल ने गाजा पर जारी हमले तुरंत नहीं रोके तो उन्हें माकूल जवाब देना उन्हें भी आता है। उन्होंने कहा कि गाजा में जारी बमबारी तुरंत बंद होनी चाहिए। ईरान के सरकारी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने कहा कि अगर जायोनी शासन के अपराध इसी तरह जारी रहे तो मुसलमान और प्रतिरोध बल अपना धैर्य खो देंगे और फिर उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। बता दें कि दुनिया भर के देश और नेता ईरान से इजराइल गाजा जंग के दूर रहने की अपील कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, जहां पाकिस्तानी सांसद का पुराना बयान हो रहा है आखिर क्यों शेर, इजराइल हमारे पास परमाणु बम है, युद्ध खत्म कर दो नहीं तो मिटा देंगे। जी हाँ, इजराइल हमास युद्ध के बीच ही एक पाकिस्तानी महिला सांसद का वीडियो आया है जिसमें उन्हें पाकिस्तान की परमाणु क्षमताओं के अलावा मुसलमानों और देश की रक्षा पर बड़ी बड़ी बातें करते हुए सुना गया है। वीडियो में उन्हें इजराइल का परमाणु बमों की धौंस देते हुए भी देखा सुना जा सकता है। सांसद अपने देश के प्रधानमंत्री से फलस्तीन में चल रहे अत्याचारों के बारे में चिंता व्यक्त करने को कहती है। साथ ही वो गाजा पर इजराइल के कब्जे को खत्म करने की अपील भी करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये सांसद इजराइल को कड़ी चेतावनी देती है और उससे धमकाती भी है। वो कहती है कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, हमारे परमाणु बम मुसलमानों की रक्षा करने के लिए है। हम अपने प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि वो इजराइल को फलस्तीन के खिलाफ गाजा में युद्ध खत्म करने के लिए कहे, नहीं तो हम इस धरती से इजराइल को ही मिटा डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कब की वीडियो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये लगातार वीडियो शेयर किया जा रहा है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां एक तरफ BRI समिट में हिस्सा लेने चीन पहुंचे व्लादिमीर पुतिन, तो भारत ने तीसरी बार दे दिया शी जिनपिंग को बड़ा और तगड़ा झटका। जी हाँ, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के अहम दौरे पर पहुंचे हैं। यहाँ वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI समिट में हिस्सा लेंगे। पिछले साल रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद पुतिन का ये पहला अहम विदेशी दौरा है। हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने मार्च में पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया था। इसके बाद से वो कई महत्वपूर्ण आयोजनों से दूर रहे। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन का ये पहला अहम विदेशी दौरा है। इससे पहले पुतिन ने पूर्व सोवियत देश किर्गिस्तान का दौरा किया था। अपनी इस यात्रा के दौरान पुतिन चीन के साथ रिश्तों को मजबूती देने और पश्चिमी देशों के विरुद्ध एक गठबंधन तैयार करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, भारत शुरुआत से ही BRI प्रोजेक्ट का विरोध करता रहा है। भारत साफ तौर पर कहता रहा है कि वो ऐसी किसी परियोजना को स्वीकार नहीं करेगा जो उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करता हो। आपको बता दें कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की एक महत्वपूर्ण परियोजना चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरती है, जिसे भारत अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। मानता क्या दोस्तों, वास्तव में भारत का ही है। इस इलाके में आर्थिक गतिविधियों में चीन के शामिल होने पर भारत ऐतराज जताता रहा है और यही सबसे बड़ा कारण है कि भारत ने तीसरी बार शी जिनपिंग को यह बड़ा और तगड़ा झटका दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारत की मोदी सरकार चीन को CPEC परियोजना में भारत के हिस्से से दूर करवा कर ही रहेगी, तो कमेंट में मोदी है तो हर चीज मुमकिन है जरूर कहिएगा। और साथ ही साथ आज इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पर, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके और चीन के इस चाल को समझ सके। चलते अगली खबर की तरफ, जहां ईरान के स्कूलों में अंग्रेजी और अरबी भाषाओं पर लगा दिया गया प्रतिबंध। आखिर क्यों लेना पड़ गया ये बड़ा फैसला, बता दें। ईरान में तत्काल प्रभाव से विदेशी भाषाओं पर बैन लगा दिया गया है। ईरान की राज्य मीडिया के मुताबिक देश में किंडरगार्टन और प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी और अरबी सहित सभी विदेशी भाषाओं के शिक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ईरानी शिक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी मसूद तेहरानी फरजाद ने कहा कि स्कूलों छोटी कक्षाओं में विदेशी भाषाओं को पढ़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि इस उम्र में बच्चे की ईरानी पहचान बन रही होती है। तेहरानी फरजाद ने साफ कर दिया है कि विदेशी भाषाओं के शिक्षण पर प्रतिबंध न केवल अंग्रेजी बल्कि अरबी सहित अन्य भाषाओं पर भी लागू होता है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई पहले भी विदेशी भाषाओं खासकर अंग्रेजी की पढ़ाई को लेकर चिंता जता चुके हैं। खामेनेई, जिनके पास राज्य के सभी मामलों में अंतिम अधिकार है, उन्होंने 2016 में नर्सरी स्कूलों में फैल रही अंग्रेजी भाषा की शिक्षा पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि इससे विदेशी संस्कृति को बढ़ावा मिला है। चलते दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट फैन ने इकाना स्टेडियम में लगाए गणपति बप्पा मोरिया के नारे, भारत माता की जय के भी नारे, जिसके बाद वीडियो भारी मात्रा में हो गई वायरल। बता दें, भारत में विश्व कप खेला जा रहा है। 10 देशों की टीमें क्रिकेट के इस महाकुंभ में हिस्सा ले रही है। भारत के कोने कोने में इसका आयोजन किया जा रहा है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में सोमवार को ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच विश्व कप का 14वां मैच खेला गया। ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराकर
जाकर पहली जीत हासिल की, वहीं श्रीलंका को लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा। अब सोशल मीडिया पर क्रिकेट और उनके फैंस से जुड़े वीडियो लगातार वायरल होते रहते हैं। इस बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट फैन गणपति बप्पा मौर्य भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाता नजर आया है। वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि एक ऑस्ट्रेलिया से भारत आया क्रिकेट फैन इकाना स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मैच देखने पहुंचा। मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियाई नागरिक ने गणपति बप्पा मौर्य भारत माता की जय वंदे मातरम के नारे लगाए। इस दौरान स्टेडियम में उस युवक के साथ बैठे लोगों ने भी उसका साथ देते हुए जोर जोर से नारे लगाने शुरू कर दिए। ऐसे में आप भी दोस्तों कमेंट में भारत माता की जय जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां भारत से मिली हार के बाद पाकिस्तान में हाहाकार, बाबर को लेकर आपस में भिड़े दो दिग्गज। जी हां, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम को अपनी पहली हार भारत के खिलाफ झेलनी पड़ी। टूर्नामेंट के पहले दो मुकाबले को जीतने के बाद पाकिस्तान की टीम भारत से अहमदाबाद में टकराई थी। 14 अक्टूबर को हुए इस मुकाबले में पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद कप्तान बाबर आजम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बाबर आजम की कप्तानी को लेकर कई दिग्गज सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब मलिक ने बाबर आजम की कप्तानी की आलोचना की है। भारत से मैच हारने के बाद शोएब मलिक ने कहा कि बाबर कप्तान मटेरियल नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम भारत के खिलाफ मैच हार गए या हम बड़े अंतर से हार गए। मलिक का कहना है कि बार बार एक कप्तान के रूप में बाबर लीग से हटकर नहीं सोच पा रहे। जी हाँ, शोएब मलिक के मुताबिक बाबर आजम की जगह शाहीन शाह अफरीदी को टीम का कप्तान होना चाहिए। इस बयान के बाद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों के बीच ये बहस छिड़ गई। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर अपनी राय रखिएगा। चलता अगली खबर की तरफ, जहां इजराइल दौरे से पहले बाइडेन का इस्लामोफोबिया पर बड़ा बयान, कहा नफरत हर रूप में अस्वीकार। जी हाँ, इजराइल दौरे से पहले जो बाइडेन ने एक ट्वीट किया जिसकी चर्चा हो रही है। इसमें उन्होंने इस्लामोफोबिया का जिक्र किया। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन ने भी आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि राष्ट्रपति बाइडेन बुधवार को इजराइल का दौरा कर रहे हैं। असल में अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक्स पर लिखा कि इतिहास ने हमें बार बार सबक दिया है कि यहूदी विरोधी भावना, इस्लामोफोबिया और सभी नफरतें आपस में जुड़ी हुई हैं। हमें नफरत को हर रूप में अनएक्सेप्ट करना होगा, अस्वीकार करना होगा। बाइडेन ने इससे पहले भी ये लिखा था कि बुधवार को हमास के क्रूर आतंकवादी हमले के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए इजराइल की यात्रा करूंगा। साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बता दें, जहां 2040 तक चंद्रमा पर पहला भारतीय, 2035 में अपना स्पेस स्टेशन गगनयान पर बैठक में आखिर क्या क्या कहा नरेंद्र मोदी जी ने, आपको बता दें चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी इसरो गगनयान मिशन की तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान की प्रगति का आकलन करने के लिए मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान भारत के अंतरिक्ष मिशनों को लेकर भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर चर्चा हुई। अंतरिक्ष विमान विभाग के गगनयान मिशन की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी, जिसमें अब तक विकसित विभिन्न टेक्नोलॉजी जैसे ह्यूमन रेटेड लॉन्च वाहन और सिस्टम क्वालिफिकेशन शामिल है। ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल यानी LV-M3 के 3 मिशनों समेत करीब 20 बड़े टेस्ट की योजना बनाई गई है। जी हाँ, हाल के दिनों में चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन सहित भारतीय अंतरिक्ष पहल की दूसरी सफलताओं को देखते हुए पीएम मोदी ने कुछ खास निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि देश को अब 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना सहित नए लक्ष्य तय करने चाहिए। इनमें 2040 तक चंद्रमा पर पहला भारतीय भेजना भी शामिल है। इस टारगेट को पाने के लिए अंतरिक्ष विभाग चंद्रमा की खोज को लेकर रोड मैप तैयार करेगा। जी हाँ, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इसमें चंद्रयान मिशनों को श्रृंखला नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल यानी NGLV का डेवलपमेंट, नए लॉन्च पैड का निर्माण और मानव केंद्रित प्रयोगशालाएं शामिल होंगी। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां शशि थरूर ने राहुल गांधी को बताया था पीएम पद का दावेदार, अब देने लगे सफाई, कहा निजी कार्यक्रम में कही थी मैंने ये बात। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस में प्रधानमंत्री चेहरे पर बयान देने के बाद अब शशि थरूर ने इस पर सफाई भी पेश कर दिया है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि उन्होंने ये टिप्पणी एक निजी कार्यक्रम के दौरान की थी। ये बयान आम लोगों के बीच ले जाने के लिए नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा कि उनकी बात को लोगों द्वारा गलत तरीके से पेश किया गया है। गौरतलब है कि थरूर ने कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री का पद दिया जा सकता है। शशि थरूर ने कहा कि उन्हें इस बात से इनकार नहीं है कि नेहरू या गांधी परिवार का DNA कांग्रेस पार्टी में काफी अंदर तक है। उन्होंने कहा कि यह परिवार कांग्रेस पार्टी की ताकत है। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि वह पूरी तरह से यकीन रखते हैं कि अगर पार्टी के अंदर किसी भी तरह का चुनाव होता है तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए राहुल गांधी ही सबसे बेहतर चॉइस होंगे। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से शशि थरूर ने सफाई दी है, सफाई से यही लग रहा है कि कांग्रेस के लोगों को भी यही लगता है कि राहुल गांधी PM तो नहीं बन सकते। जी हाँ, अगर ऐसा होता तो कभी भी कांग्रेसी सफाई नहीं देते। इस बात पर चलते एक और खबर की तरफ, जहां एशियाई खेलों में पदक जीतने वालों पर होगी पैसों की बारिश। रक्षा मंत्री ने किया सबसे बड़ा ऐलान। बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में
चीन के झांगहू में संपन्न हुए 19वें एशियाई खेलों में भाग लेने वाले पदक विजेताओं, प्रतिभागी और सहायक कर्मचारियों को 17 अक्टूबर 2023 को सम्मानित किया। रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित हुए सम्मान समारोह में भाग लेने वाले कुल 76 खिलाड़ियों एवं कर्मचारियों के साथ बातचीत की और उन्हें खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए बधाई दी। साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करते हुए सशस्त्र बल के उन कर्मियों को नगद धनराशि पुरस्कार देने का ऐलान किया है जिन्होंने 19वें एशियाई खेलों में 16 व्यक्तिगत पदक यानी 3 स्वर्ण, 6 रजत और 7 कांस्य पदक तथा 8 टीम पदक, 2 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक हासिल करके देश का गौरव बढ़ाया है और एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में अपनी योग्यता साबित की है। रक्षा मंत्रालय के सौजन्य से स्वर्ण पदक विजेताओं को 25 लाख रुपए, रजत पदक वालों को 15 लाख रुपए और कांस्य पदक जीतने वालों को 10-10 लाख रुपए की धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाएगी। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक आयोजित हुए 19वें एशियाई खेलों में 3 महिला एथलीटों सहित 88 सैनिकों की एक टुकड़ी ने 18 विभिन्न खेल स्पर्धाओं में भाग लिया था। ऐसे में दोस्तों आप लोग भी अगर राजनाथ सिंह जी के इस बड़े फैसले का दिल से समर्थन करते हैं तो कमेंट में ग्रेट